Hello, hello, hello. Good morning, beta. So, as all of you know, that national income accounting is one of the most important chapters of your class 12th. बहुत important है. ये एक ऐसा चैप्टर है जो बेस बिल्ड करता है फॉर योर इकोनॉमिक ऑनर्स एंड देन योर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. तो इसके सारे फॉर्मूलाज जो भी एनसीईआरटी क्लास 12th में दिए हुए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. तो आज हम एक फॉर्मूला लिस्ट बनाते हैं रिलेटेड टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग और समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. पहले आज हम ये बात समझते हैं अच्छे से. देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि हम अगर तीन फिल इन द ब्लैंक बनाएं तो जो हमारा फर्स्ट वाला है, इट कैन ईदर बी ग्रॉस और नेट. ये पॉसिबल है, या तो ये ग्रॉस होगा या नेट होगा. अगर हम सेकेंड गैप को फिल करने की कोशिश करें, सो वी नो इट कैन ईदर बी नेशनल या डोमेस्टिक. और अगर हम अपना थर्ड गैप को फिल करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि दिस इज प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस. तो माने सबसे पहले तो हमें ये हो गया कि हमें इन चीजों के बीच के कन्वर्जन्स को अच्छे से समझना होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज कन्वर्जन्स वेरी वेरी वेल. अब पहले कन्वर्जन की बात करते हैं. तो देखिए, ग्रॉस एंड नेट के बीच का कन्वर्जन है ग्रॉस एंड नेट. सो ग्रॉस में से सब्ट्रैक्ट डिप्रिसिएशन टू गेट नेट. नेट में ऐड डिप्रिसिएशन टू गेट ग्रॉस. ठीक है. अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक एंड नेशनल के बीच का डिफरेंस. ठीक है. तो ये है हमारा डोमेस्टिक, ये है हमारा नेशनल. राइट. जब हम डोमेस्टिक में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, सो वी गेट नेशनल. और जब हम नेशनल में से NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट डोमेस्टिक, वेयर net factor income from abroad is factor income from abroad minus factor income to abroad. हाँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आई शुड राइट FIFA, ज्यादा बेटर है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ये बात समझ में आती है. अब हम बात करते हैं तीसरी चीज की, विच इज योर फैक्टर कॉस्ट एंड योर मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. तो फैक्टर कॉस्ट में वी हैव टू ऐड net indirect taxes to get market price, and from market price we have to subtract net indirect taxes to get factor cost. ठीक है. अच्छा, एक बात समझो, यहाँ पे जो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है. ओके. अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि हमारी जो यहाँ पे बेटा डेप्रिसिएशन है, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इस डेप्रिसिएशन को वी कैन ऑल्सो गो अहेड एंड वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एज वन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. ये इसका एक टर्म हो सकता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. वी कैन ऑल्सो कॉल दैट एज करेंट replacement cost. We can also call that as the replacement cost of fixed capital
ये तीनों ही चीजें दे आर द सेम। इसका माने डिप्रिसिएशन ही है, बट यू कैन कॉल देम बाय डिफरेंट नेम। सो और ठीक बात है। अच्छा, तो अब हमें समझ में आ गया कि हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम नेशनल टू डोमेस्टिक, एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो बच्चे बहुत गलत करते हैं कि बेटा इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स नहीं आ सकता। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो जाता है लाइक जीएसटी। वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस जो कमोडिटीज पे लगते हैं, नॉट डायरेक्टली ऑन योर इनकम। ठीक है, तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम की। जब हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं, सो देर आर थ्री मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। बेटा हमें पता ही है, लेट्स राइट देम डाउन। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, एंड प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को क्या बोल देते हैं? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट मेथड जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट मेथड, इन प्रोडक्ट मेथड जो हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज GVA। जीवीए का मतलब हो जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये जीवीए जो होता है, ये एट मार्केट प्राइस निकाला जाता है। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का अपने आप में फॉर्मूला है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। माने कितनी हमने सेल की उस ईयर में, और व्हाट इज द चेंज इन स्टॉक दैट यू हैव। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना से चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब सपोज इफ आई गो अहेड एंड इफ आई टेल यू कि सपोज हम बात कर रहे हैं, इस केस में एक ट्रिक क्वेश्चन आता है, वेरी ट्रिकी। सपोज एग्जामिनर एक्सपोर्ट रिलेटेड कुछ इसमें दे दे, तो इफ दे गो अहेड एंड टेल यू समथिंग अबाउट एक्सपोर्ट, माने सपोज ऐसा बोल दे कि दे आर गिवन, यू आर गिवन डोमेस्टिक सेल सेपरेटली एंड एक्सपोर्ट सेपरेटली, तो बेटा मुझे तो एक्सपोर्ट सेल से मतलब है ना, चाहे मैं डोमेस्टिकली सेल करूं या टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो माने आई विल ऐड एक्सपोर्ट टू डोमेस्टिक सेल। मैं डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को ऐड करूंगी। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसी में हमारा जो सेल है बेटा, ये सेल है प्राइस इनटू क्वांटिटी, माने वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स कैसे निकालते हैं? हाउ मेनी यूनिट्स एट व्हाट प्राइस, मल्टीप्लाई करो P इंटू Q एंड यू विल गेट दिस। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं हम चेंज इन स्टॉक की। जब हम चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं, तो चेंज इन स्टॉक माने क्या कि हाउ योर आउटपुट और योर स्टॉक इज चेंज ओवर 1 ईयर। माने ये कुछ नहीं है बेटा, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ठीक है, तो ये वाला हो जाता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब इसके बाद जो हमारा रहता है इसमें प्रॉब्लम, जो वी हैव डन इट मेनी टाइम्स इन क्लास, दैट वी हैव टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, सॉरी डबल अकाउंटिंग प्रॉब्लम, कि हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है। ये वर्ड आपको याद रखना है, दिस इज द प्रॉब्लम विच वी फेस। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हो जाता है, सबसे पहले इट कैलकुलेट्स जीडीपी एमपी। एंड एक्सपेंडिचर मेथड में देर आर फोर थिंग्स जो आपकी आती हैं: सी, आई, जी, एन एक्स। सी है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन को ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला फर्दर क्या हो जाता है बेटा? Gross domestic capital formation further can be gone ahead and written as gross domestic fixed capital plus change in stock। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल कितना रहा और हमने कैपिटल कितना ऐड किया और कितना कैपिटल निकाल दिया, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आ जाता है हमारा जी। जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। एंड एट लास्ट हमारे पास आ जाता है एनएक्स। एनएक्स हो जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाता है बेटा? नेट एक्सपोर्ट हो जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है जी, अब हम मेथड नंबर 3 की बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज के लिए। तो वो हमारे पास आ जाता है इनकम मेथड। बेटा जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड में कैलकुलेट हो जाता है एनडीपीएफसी। ठीक है, डायरेक्टली इनकम मेथड गिव्स यू एनडीपीएफसी। इसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट प्रॉफिट, देन रेंट एंड रॉयल्टी, फिर हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट, फिर हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड इनकम, फिर हमारे पास आ जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये चार पांच चीजें इसमें आती हैं। पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट का एक्सपेंशन का। सो प्रॉफिट में हमारे पास इंक्लूडेड है डिविडेंड, प्रॉफिट में इंक्लूडेड है रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट में हमारे पास इंक्लूडेड है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कभी कभी दे विल गो अहेड एंड दे विल आस्क यू कि इसको एक्सपैंड करो। हाँ, या ये तीन वैल्यू एक्सपैंड करो माने दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर आपको यहाँ पर इसका एड अप करके यू हैव टू गेट द प्रॉफिट इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकेंड चीज हमारे पास जो आती है वो आती है रिटेन्ड, वो आती है रेंट एंड रॉयल्टी की।
सो रेंट एंड रॉयल्टी माने बेसिकली हम उन चीजों की बात कर रहे हैं विच यू अर्न बाय गिविंग पेटेंट, कॉपीराइट इश्यूज, इन सबसे जो पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेंट एंड रॉयल्टी है, यूजुअली इट विल बी आस्क्ड एज इट इज, इंटरेस्ट पेमेंट एज इट इज, मिक्स्ड इनकम एज इट इज। पर जब हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करते हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो दिए होंगे आपको। पहला कॉम्पनसेशन के अंडर आ जाता है वेज, राइट, या सैलरीज। अब वेज एंड सैलरी कैन बी गिवन इन कैश एंड वेज एंड सैलरी कैन बी गिवन इन काइंड। दोनों को ही हमें ऐड करना है। देन वी हैव एम्प्लॉयर्स contribution टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। जो भी हमारा, इसको हम बोल देते हैं सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, ESSO, इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के टाइम पे, वो भी इसके अंडर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे कंपोनेंट्स इन द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके। अब इसके बाद हमें बात करनी है बेटा कि ये तो तीन अलग मेथड के फॉर्मूलाज हो गए, बट एक और चीज जो इसमें आती है इंपॉर्टेंट विद इन दिस इनकम मेथड, वो हो जाती है बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस इज नथिंग बट रेंट, it's nothing plus but R plus I plus P. So when we go ahead and when we add your profit, rent and royalty and interest payment, जब हमने इन तीन चीजों को ऐड किया, R प्लस I प्लस P, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस का। एक लास्ट जो हमारे पास इसमें फॉर्मूलाज आते हैं, वो आते हैं जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड, इंडेक्स नंबर से रिलेटेड। हमारा जीडीपी डिफ्लेटर हो जाता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, जिसमें नॉमिनल जीडीपी हो जाता है हमारा एट करेंट प्राइस, रियल जीडीपी हो जाता है एट बेस ईयर प्राइस, इंटू हम कर देते हैं बेटा 100। तो ये जो है ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। बेस ईयर प्राइस विल बी सेट बाय द गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऐसा साल है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मान लो कभी आप ये नहीं देखोगे कि गवर्नमेंट कोविड वाले ईयर को बेस ईयर प्राइस बना देगी, क्योंकि वहां पे इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी। तो जहां पे हमारी इकोनॉमी स्टेबल होती है उसको हम बेस ईयर की तरह चूज करते हैं। बेस ईयर इज ऑल्सो नोन एज द कांस्टेंट ईयर प्राइस, उसको हम ये भी बोल देते हैं दैट इट इज एट कांस्टेंट ईयर प्राइस, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स दैट वी हैव। बस बेटा यही कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे यू कैन गो अहेड एंड गेट क्वेश्चंस फ्रॉम नेशनल इनकम, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।